हाय दोस्त, मैं रवीश कुमार। आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट का दूसरा क्लास आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि आज हम लोग जानेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, ये सब चीज़ आज हम लोग देखेंगे। कल हम अपने पहले क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को कि परमाणु होता क्या है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को कितने आधार पे बांटा गया है, भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। उसके बाद चला था परमाणु, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, उनके खोजकर्ता कौन थे, परमाणु के तीनों मौलिक कण पे किस पे आवेश क्या होता है, किस पे आवेश नहीं होता है, इस सब की चर्चा हम कल अपने क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है परमाणु क्रमांक। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, तब जाके आपको शायद बिल्कुल अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। पहला है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता क्या है, देखिए हम कल पढ़ चुके थे कि परमाणु में नाभिक होता है, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो देखिए, अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए घर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की परमाणु क्रमांक बराबर हो जाता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है कि अपना कक्षा छोड़कर बाहर भी भाग जाता है, मतलब दूसरे कक्षा में चला जाता है, मतलब दूसरे परमाणु के साथ संयोग करके। उस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक जो थे वो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहने लगे। परमाणु संख्या किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रोटॉन की संख्या पे। जितना प्रोटॉन की संख्या जिस परमाणु में होगा, उस परमाणु की परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। मान लीजिए अगर किसी परमाणु में 11 को प्रोटॉन की संख्या है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर पी की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आता है परमाणु भार। परमाणु भार बराबर होता है नाभिक का भार। नाभिक में होता क्या है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हम बोल सकते हैं एक बात और, यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज, परमाणु क्रमांक को जेड से सिद्ध किया जाता है, जेड बराबर पी, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब यहाँ देखिए, ए बराबर एन जोड़ पी, मतलब परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ये मेनली दो फार्मूला होता है, जिससे कि अब अगर हमसे कोई पूछ दिया सोडियम Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, सोडियम Na में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, पूछ दिया। सबसे पहले हम जानते हैं
ये नीचे साइड जो लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक लिखा रहता है, ऊपर पर जो लिखा रहता है वो परमाणु भार रहता है। तो हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 11 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, इस पर कितना है 11 11। देखिए ना ही प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, मतलब ना ही ऋणावेशित है ना ही धनावेशित है। सोडियम ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और ना ही ग्रहण किया, इसलिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अभी 11 ही है। अब न्यूट्रॉन की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, n बराबर a घटा p, मतलब परमाणु भार में प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। बोले तो 23 में से घटा देंगे 11 तो कितना निकलेगा 12, तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया 12। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी परमाणु का प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अब आगे चलते हैं, आपको समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक ये सब बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। समस्थानिक, सम मतलब होता है बराबर, स्थानिक मतलब स्थान। जिस परमाणु का स्थान, जब एक से अधिक परमाणु का स्थान बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे में स्थान बराबर मतलब परमाणु क्रमांक बराबर होगा। ये किसका किसका बराबर होता है देखते हैं। यानी कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में आइसोटॉप्स। यानी कि इसमें परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो है एक से अधिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या सभी में बराबर होगा। जैसे हाइड्रोजन H1 H12 H13। इसमें देखिए इसको कहा जाता है पैट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पैट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें देखिए परमाणु क्रमांक इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक, मतलब तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए इसको बोला जाता है समस्थानिक। अब आते हैं संभारिक पर। संभारिक, सम मतलब बराबर होता है, भारिक मतलब भार। इसका परिभाषा आप दे सकते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु का भार समान हो तो उसको बोलते हैं संभारिक। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आर्गन 18 का भार 40 होता है और कैल्शियम 20 का भार भी 40 ही होता है। यहाँ देख सकते हैं आप परमाणु भार दोनों में समान है, इसको बोल देंगे संभारिक। ये दोनों आपस में संभारिक है। अब आ जाता है समन्यूट्रॉनिक। सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा उसको समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, जैसे देखिए C6 12 और O8 16। इसमें देखिए अगर 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 12 में से 6 घटाएंगे C14 होता है, C6 14 और O 16। इसमें देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और कार्बन का 6 है, लेकिन कार्बन का परमाणु भार 14 और ऑक्सीजन का 16। इसमें घटाते हैं, देखिए कितना का डिफरेंट है, +8 +8। इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में बराबर है, इसको बोलेंगे समन्यूट्रॉनिक। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है द्रव्यमान संख्या और ये है परमाणु क्रमांक। अगर हम एक में से एक को घटाते हैं 0 बचता है, एक में से एक को घटाते हैं तो H11 में एक में से एक को घटाते हैं 0, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं आता है। तो नोट करके लिख सकते हैं आप कि H1 मतलब इसको क्या होगा ड्यूटेरियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये एक ऐसा तत्व है जिसमें कि एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है।
अब आते हैं तत्व की तरफ। तत्व, इसको एलिमेंट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, सेम एलिमेंट, मतलब सेम एटम। तत्व की परिभाषा हम कल बताए थे कि तत्व को कैसे जानेंगे कि तत्व है। तो जितना भी सिंबल वाला रहता है, मतलब संकेत वाला रहता है, वो सब के सब तत्व का अलग तत्व ही होता है। तो इसमें होता क्या है, सेम एटम होता है। क्या, सेम एटम। एटम, इसमें सेम एटम होता है। ओनली सिंबल, इसका केवल संकेत होता है। इसका केवल संकेत होता है, केवल संकेत होता है। जैसे हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, लोहा मतलब फेरन, etc आदि प्रकार के होते रहता है। अब देखिए यौगिक। यौगिक, अंग्रेजी में इसको कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला वाला होता है। क्या, फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र वाला, जितना भी है ना अणुसूत्र वाला। अणुसूत्र वाला सबके सब क्या होता है, यौगिक होता है। इसमें होता क्या है, निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक परमाणु को मिला करके अणु बनाया जाता है, उसी को यौगिक कहा जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि H2O, CO2, NH3, H2SO4 आदि प्रकार के यौगिक होते हैं। अब आते हैं मिश्रण। अब आते हैं मिश्रण पर। मिश्रण, अंग्रेजी में इसको मिक्सचर भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। एक्चुअली में यह होता है दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण। इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। और निश्चित अनुपात में अगर मिलाकर मिश्रण बनाते हैं तो उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे हम देख लीजिए, मिल्क, साल्ट, वायु, मिट्टी, वायु, मिट्टी, शरबत भी बोल सकते हैं आप, शरबत, शराब भी बोल सकते हैं, धुआं भी बोल सकते हैं, etc, मतलब और भी होंगे। एक बात और, ये मिश्रण जो है इसका कोई भी फार्मूला ना होता है, इसमें बिना अणुसूत्र वाला होता है, बिना अणुसूत्र वाला, मतलब इसका कोई फार्मूला है, नो फार्मूला बोल सकते हैं, नो फार्मूला, इसका फार्मूला नहीं होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है जब अपने परमाणु के निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो उसका ऊर्जा बढ़ जाता है। और वही जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो उसका ऊर्जा घट जाता है, मतलब ऊर्जा घटने लगता है। अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने लगा तो ऊर्जा बढ़ेगा, और अगर उच्च से निम्न कक्षा में आने लगा तो ऊर्जा घटेगा। अब आते हैं, अगला है बोर बैरी। देखिए,
के एल एम एन। बोरबेड़ी साहब का सिद्धांत जो था, बोरबेड़ी, इसने दिया था इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n², मतलब, और इसने के एल एम एन से किसी परमाणु की कक्षा को मतलब इंगित किया था, दिखाया था। तो किसी परमाणु का सबसे पहले कक्षा क्या होता है, के, उसके बाद एल, उसके बाद एम और उसके बाद एन। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए उसने एक सूत्र बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, वो दिए थे, जो कि है 2n², जहाँ की n बराबर है when n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब कितना कक्षा ज़्यादा, जैसे प्रथम कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। पहली कक्षा हो गया, दूसरी कक्षा हो गया, तीसरी हो गया, चौथी। अब देखते हैं के किस नंबर पर है। एक नंबर पे एक की जगह रखते हैं, क्या आ जाएगा 2, एन की जगह क्या रखेंगे 1, 1 के स्क्वायर मतलब 2 गुने 1 बराबर 2, मतलब के में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एल किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2 गुने 2 का स्क्वायर, एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुने 4, तो 2 चौक 8, मतलब एल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। एम कितने जगह पे, 3 स्थान पे है, 3 का स्क्वायर बराबर 9 दूनी 18, मतलब तेसर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 18 को। और एन है 4वां स्थान पे, 2 गुने 4 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 16, बोले तो 32, मतलब चौथी कक्षा में 32। आप यहाँ बोल सकते हैं कि इसमें 2 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 18 आएगा और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। यही था बोरबेड़ी का सिद्धांत। अब होता है उपकक्षा, क्या होता है उपकक्षा, उपकक्षा जिसको कि सब सेल भी बोल सकते हैं, सब सेल। ये क्या होता है SPDF, एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो, मतलब सभी में 4 का डिफरेंट रहता है। देख सकते हैं, इसमें +4, इसमें +4, इसमें +4, मतलब दोनों दो कक्षा के बीच, दो उपकक्षा के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। इसमें होता क्या है, और इसको बोलते हैं कक्षक, अंग्रेजी में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो बोली, ऑर्बिटल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भराएगा कैसे, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक डब्बा बनेगा, एक ऑर्बिटल, इसमें एक भराएगा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक सीधा एक उल्टा। इसमें कितना है 6 गो है, इसके लिए 3 डब्बा बनेगा, कितने 3 ऑर्बिटल, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, मतलब सीधा उल्टा बोल सकते हैं। इसमें 10 गया तो 5 गो ऑर्बिटल बनेगा, ऑर्बिट। एफ में 14 गए, इसके लिए 7 गो बनेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में भरा कैसे जाता है, तो पहले सीधा भर लेते हैं, पहले सीधा सब में भरा जाता है, सभी ऑर्बिट में। अब शुरू वाले ऑर्बिट से उल्टा करके भरा जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा
ऐसे करके भरा जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्बिट के रूप में भरना, और इसको बोलते हैं सब सेल के रूप में। एस में 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो और एफ में 14 गो। अब देखिए अब बाहु का नियम। अब बाहु के नियम में क्या था, एस ये बताए थे कि पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, एस 1s में आएगा या 2s में आएगा, किस प्रकार से आएगा, किस क्रम में आएगा, वही ये बताए थे। एस में कितना 2 गो, पी में कितना 6 गो, डी में कितना 10 गो और एफ में कितना, तो एफ में 14 गो। ये क्या कहते थे, इस क्रम में सजा लिए थे। और उसका कहना था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। सबसे पहले 1s, उससे निकलेगा तो 2s में, फिर उससे निकलेगा 2p, उसके बाद 3s में, फिर उसके बाद 3s से निकलने के बाद अगर बच गया तो 3s के बाद 3p में, उसके बाद 4s में। अगर उससे भी बच गया तो ये ऐसे करके 3d में, उसके बाद 4p में, उसके बाद 5s में। अगर उससे भी बच गया तो उसके बाद 4d में आएगा, उसके बाद 5p में आएगा, उसके बाद 6s में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में भरा जाएगा। ये क्या निकाल दिए, 1s2, 2s2, 3s, 2s2 के बाद है 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 कॉमन नहीं लगेगा, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2। इस तरह से आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। पीरियोडिक टेबल में आने वाले सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इस तरह से भरे जाएंगे। यही था बाहु का नियम। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।